सर, सर ये हाँ नवेद। क्लास 11 बजे तक खत्म हो ये जाएगी या फिर और हाँ लंबी अभी चलेगी? जल्दी आप थोड़ी देर के लिए बस थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये धीरे धीरे करके ना रोज हाफ एन आवर लेकर के एनसीईआरटी ऑलमोस्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ही है लगभग इसमें ना स्टार्टिंग में, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके। नमेश कर लियो बात भी। देखो उधर ये सॉल्व क्वेश्चंस हैं इसके, सही ना, इसके सॉल्व क्वेश्चंस हैं, ध्यान सुनेंगे एक एक क्वेश्चन कैसे लिख के आना है पेपर में बोर्ड में, बहुत ध्यान से करना है। डी एंड एफ ब्लॉक की एनसीईआरटी है, सही ना। तो पहला क्वेश्चन है, सिल्वर एटम हैज completely filled d orbitals 4d10 4d10 है in its ground state, how can you say that it is a transition element? तुम्हें याद होगा जिंक कैडमियम मरकरी, याद है ना, जिंक कैडमियम मरकरी ग्रुप 12, ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं थे। ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है क्योंकि इसमें 4s2 3d10 है, इसमें 4s2 3d10 है, इसमें 5s2 4d10 है, इसमें 6s2 4f14 5d10, तो सब में डी 10 आ रहा है। और इनके जो स्टेबल स्टेट है जिंक 2 प्लस Cd2 प्लस Hg2 प्लस, इन सब में भी एस के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एस के निकल गए, एस के निकल गए। सबके पहले नोबल गैस लगा देना जरूर, सही ना। तो ये चाहे कॉमन स्टेट ले लो या फिर न्यूट्रल एटम ले लो, दोनों केस में स्टेबल स्टेट आ रही है 3d10, तो इसलिए नॉन टिपिकल है, इनकम्प्लीट डी सबशेल नहीं आ रहे इनके अंदर, सही ना। तो ये क्या होगा, इसलिए इसलिए क्या होगा, ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं माना गया है। अब कॉपर सिल्वर, कॉपर आ गया, सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया, सेम चीज इनके साथ है, सेम चीज इनके साथ है। ये क्या है, इसमें क्या आएगा, 4s1 3d10, ये ना आर्गन 4s1 3d10, इसमें 5s1 4d10, इसमें 6s1 4f14 5d10। मैं एक क्वेश्चन है, मैं इसको दो में करके बता रहा हूँ उसे। अब ये सिल्वर का वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्रिप्टन 47 एटॉमिक नंबर है इसका, क्रिप्टन 5s1 4d10, लेकिन इसकी मोस्ट कॉमन स्टेट Ag2 प्लस है, Ag2 प्लस। तो उसमें क्या आ जाएगा, क्रिप्टन, ये तुम्हें पूरा लिखाना है अगर पूरे मार्क्स देने हैं तो, 49, क्रिप्टन 49, इट हैज इनकम्प्लीट डी सबशेल इन इट्स मोस्ट कॉमन स्टेट। जैसे एजीओ एग्जिस्ट करता है, एजीएफ2 एग्जिस्ट करता है, स्टेट क्या है, +2, जैसे कॉपर की +2 है, ऐसे एजी की +2 है, इस वजह से इट इज रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल। समझ गए कि नहीं आंसर इसका। इसमें तीन क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, कॉपर को ट्रांजिशन मेटल क्यों माना गया है, क्यों माना गया, जबकि जिंक को नहीं माना गया, दोनों में डी 10 आ रहा है, ऐसी एजी के साथ, एजी और सीडी के साथ, ऐसी एयू और एचजी के साथ। ये पहला क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है, आंसर क्या आना है, इट हैज इनकम्प्लीट डी सबशेल इन इट्स मोस्ट कॉमन Ag+2 स्टेट, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8.2, इन द सीरीज कैंडियम Zi21 to 30 3D सीरीज की बात कर रहे हैं, द एंथैल्पी ऑफ अटोमाइजेशन ऑफ जिंक इज द लोवेस्ट, तो कन्फिग्रेशन लिखनी है फिर। जिंक होता है आर्गन 4s2 3d10, because of completely filled, it has no unpaired electrons, because of completely filled d subshell, it has no unpaired electrons, so very weak metallic bonds are formed, filled d subshell, weak metallic bonds, ये पॉइंट क्या है, वीक मेटेलिक बॉन्ड्स बनते हैं इसमें, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द 3D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट, 3D सीरीज की बात कर रहे हैं, 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तुम्हें याद होगा मैंगनीज था यहाँ पे, आर्गन 4s2 3d5 होता है ये, तो +2 +3 +4 +5 +6 +7, ये सारी स्टेट शो करता है +2 से लेकर +7 तक, क्योंकि ये आर्गन 4s2 3d5 है। लोअर स्टेट चाहिए तो एस के 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, हायर स्टेट चाहिए तो डी के भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। +2 इसकी और +7 इसकी मोस्ट कॉमन है। फिर यहाँ पे +2 से +6 तक था, याद होगा तुम्हें, सारा क्लास में करा रखा है ये। यहाँ +2 से +5 तक, +2 +3 +4, यहाँ पे सिर्फ +3 नॉन टिपिकल है ये। आयरन में +2 +3 +6 भी होती है इसके अंदर, +3 ज्यादा स्टेबल है, +2 +3 ज्यादा कॉमन है, फेरस फेरिक। कोबाल्ट में +2 +3, कोबाल्ट में +2 +3, निकल में +2 +4, कॉपर में +1 +2, ये तो कॉमन है, ये तो पता होता है तुम्हें। निकल की +2 ज्यादा स्टेबल है, निकल +2 कंपाउंड मोर स्टेबल देन निकल +4। जिंक नॉन टिपिकल +2 ओनली, तो ये मैंगनीज आंसर है इसका, सही ना, मैंगनीज आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई तो समझ आ गया ना, आर्गन 4s2 3d5 है, वाई का आंसर क्या आएगा, आर्गन 4s2 3d5, लोअर स्टेट्स अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास, अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 हैं, लोअर स्टेट तो 4s इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड, हायर स्टेट तो इवन 3d इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड,
एंड लेस एनर्जी डिफरेंस इज देयर इन बिटवीन 4s एंड 3d सबशेल्स। तो किसी से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। लोअर स्टेट चाहिए तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, हायर स्टेट चाहिए तो 3d5 के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ई नॉट ऑफ M2 प्लस से M वैल्यू फॉर कॉपर इज पॉजिटिव 0.34। व्हाट, तुम्हें ध्यान होगा इसमें जो ई नॉट वैल्यू होती है कॉपर 2 प्लस से कॉपर की या किसी भी मेटल की, डिपेंड करती है किस पे, डिपेंड करती है प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ थ्री एनर्जीज। कौन कौन सी? सब आयनेशन एनर्जी, पहले सब्लिमेशन एनर्जी लिखो। सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, आयनेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो कॉपर में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, कॉपर सॉलिड में से, तो बनेगा कॉपर 2 प्लस। पहले कॉपर सॉलिड से कॉपर गैस जाएगा, कॉपर सॉलिड से कॉपर गैस, सब्लिमेशन एनर्जी की बहुत ज्यादा, सब्लिमेशन एनर्जी और डेल्टा एच एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन एनर्जी की बहुत ज्यादा। फिर कॉपर से कॉपर 2 प्लस बनेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर कॉपर 2 प्लस को एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, कॉपर 2 प्लस आएगा एक्वस फॉर्म में और हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। हाइड्रेशन एनर्जी इस केस में रिलीज कम होती है, कॉपर के केस में हाइड्रेशन एनर्जी कम रिलीज होती है और सब एटोमाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा, ये उतना नहीं, तो कंपनसेट नहीं कर पाएगा, स्पेशल केस है। इसलिए कॉपर की जो ई नोट वैल्यू है, ई नोट ऑफ कॉपर 2 प्लस से कॉपर, सबको वैल्यू याद भी होगी, 0.34 वोल्ट होती है। ये पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। याद है कि नहीं आंसर इसका? नहीं याद? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो ये क्या नाम है, निश्चय तुमने ये अनसॉल्व निकालेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन ये? सर ये इन टेक्स्ट है। अच्छा इंटेक्स्ट है ये मेरे को लग रहा है कि अनसॉल्व वाले हैं शायद। ये सर इन टेक्स्ट अनसॉल्व्ड वाले हैं, उसके बाद एनसीईआरटी है। अच्छा सही है, चलो मैंने जैसे सीक्वेंस में करते हो बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे सॉल्व दिया होता है एनसीईआरटी में, पहले एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं, फिर उसी में से लास्ट में अनसॉल्व होते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं देखना जरा, इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं? अच्छा ये, अच्छा 10 क्वेश्चन है इसमें। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है वो दिखाना है, क्या है वो? स्टार्टिंग में दिखाओ पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसका सही ये है। अच्छा ये चलो अभी ये जितने होते हैं उतने करते हैं, कुछ नहीं तो करते रहो, दिखाओ क्वेश्चन दिखाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हाँ, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इरेगुलर आयनेशन एनर्जी ऑफ, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था ये क्वेश्चन आएगा तो फिर फंस सकता है कोई भी। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयनेशन एंथैल्पीज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स? याद होगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। याद होगा। पीरियड में जा रहे हैं। एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन इरेगुलर था, पहले था डिक्रीज, फिर था कंपनसेट बराबर लगभग, फिर इंक्रीज था लास्ट में। कॉपर से जिंक में एक्चुअल इंक्रीज देखने को मिलता है। तो एक तो रीजन ये भी होता है सिंस एटॉमिक रेडियाई इज नॉट फॉलोइंग ए रेगुलर ट्रेंड, इस वजह से। दूसरा, जैसे ही हम इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, जैसे आर्गन की बात करें, आर्गन में से मैं जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, ये सॉरी ये वेनेडियम में, सॉरी वेनेडियम के अंदर आर्गन 4s2 3d7 बन जाएगा, ये 3d3, आर्गन 4s2 3d3 बन जाएगा। आर्गन 4s2 3d बन गया, 3d3 बन गया। अब इसके बाद जैसे ही मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही क्या होगा, वेनेडियम, ये वेनेडियम है, वेनेडियम प्लस जैसे ही बनेगा, वेनेडियम प्लस, तो ये बन गया आर्गन 4s1 3d3। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो जाता है, याद है ना, क्योंकि वेनेडियम प्लस का साइज छोटा, न्यूक्लियस जो है 4s के इलेक्ट्रॉन को 3d में डाल देगा, न्यूक्लियस जो है 4s के इलेक्ट्रॉन को 3d में डाल देगा, जिसकी वजह से देर इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस आयोनाइजेशन, बिकॉज ऑफ दिस आयोनाइजेशन एज सुन एज vanadium loses 1 electron, vanadium loses 1 electron, then there is reorganization of energy because of this ionization। और उसके बाद क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में गया तो 3d हो गया 4 और एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी ज्यादा, तुम्हें बता रखा हूं मैंने क्लास में बताया वो पूरा, 3d4 होता ही अब यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और रिलीज एनर्जी जो है वो आयनेशन एनर्जी को क्या कर देगी, कंपनसेट कर देगी, वो I1 को कंपनसेट कर देगी। याद आया कि नहीं आंसर इसका?
याद आ गया इसका आंसर कि नहीं? यस। वो कंपनसेट कर देगी। तो कई केसेस में ज्यादा कंपनसेट हो जाती है, कई केसेस में ज्यादा कंपनसेट हो जाती है। तो जैसे अब यहाँ पे एनर्जी बढ़ रही है, यहाँ बढ़ रही है एनर्जी, लेकिन वेनेडियम के केस में क्या हो जाती है, यहाँ बढ़ेगी, पीरियड में बढ़ती है, वेनेडियम के केस में कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें रिलीज एनर्जी ज्यादा हो गई, 3D4 बना है, रिलीज एनर्जी ज्यादा होगी, वो एनर्जी को कंपनसेट कर देगी। या उल्टा हो गया, फिर बढ़ रही है, बढ़ रही है। आयरन कोबाल्ट में 2/6 में कम हो जाएगी। यहाँ का ये दिखाना नहीं है इतना डिटेल में, ये तो एंट्रेंस के लिए बता रहा हूँ मैं। तुम्हें पेपर में सिंपल आंसर लिख के आना है जो बताऊंगा अभी मैं। फिर इंक्रीज, बाकी सब में इंक्रीज है। 2, 6, 7 इंटरवल्स पे, 2, 6 और 7 इंटरवल पे ऐसा देखने को मिलेगा बस। तो तुम्हें पेपर में जो लिख के आना है, एक तो वो लिख दोगे कि एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड जो है इरेगुलर है, इस वजह से, इस वजह से। फिर एज सुन एज, फिर डिटेल जो लिख के आनी है, एज सुन एज 1 इलेक्ट्रॉन इज removed from any transition metal in 3D series, then there is reorganization of energy due to this ionization. Exact words है एनसीईआरटी का, ये लिख के आना पेपर में, ठीक है? Then there is reorganization of energy due to this ionization, and this 3D electron, the 4s electron is transferred to 3D. Hence there is release of exchange energy which compensates the value of ionization energy, विच कंपनसेट्स द वैल्यू ऑफ आयनिक एनर्जी। फिर अब बाद में लास्ट में एग्जांपल में भी लिख सकते हो तुम कि कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद स्टेबल हो रहा है तो उसकी Ie2 बहुत ज्यादा होगी, इसकी Ie2 बहुत ज्यादा होगी। क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद स्टेबल हो रहा है तो इसकी भी Ie2 ज्यादा होगी। मैंगनीज में 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद स्टेबल हो रहा है तो इसकी I3 बहुत ज्यादा होगी। इस टाइप से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या क्लियर हो गया आंसर इसका? ये क्लास में मैं डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ये क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, सही है? नेक्स्ट देख करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, why is the highest oxidation state of a metal exhibited in its oxide or fluoride? ऑक्साइड और फ्लोराइड में हाईएस्ट स्टेट क्यों आती है? कोई भी तुम केस ले लो, चाहे सिल्वर की बात करें, AgF2 हाईएस्ट स्टेट आएगी इसके अंदर, हाईएस्ट स्टेट आ जाएगी। मैंगनीज की बात करें, MnO4 नेगेटिव, Mn2O7, इसमें हाईएस्ट स्टेट आ रही है। क्यों? फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन स्मॉल साइज है इनका, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए किसी भी एलिमेंट की हाईएस्ट स्टेट लेके आते हैं। बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसी भी एलिमेंट की ये हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट लेके आते हैं। क्या क्लियर है क्वेश्चन? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाईएस्ट स्टेट क्या आएगी? ऑक्सीजन और फ्लोराइड के, ऑक्साइड और फ्लोराइड के अंदर। और ऑक्साइड में याद होगा तुम्हें, मैक्सिमम केसेस में हाईएस्ट स्टेट कौन लेके आएगा? ऑक्सीजन की फ्लोरीन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का। ऑक्सीजन, रीजन क्या था? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म। हाँ बस, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे अगर मैं कोई भी एग्जांपल ले लो, उसमें जेनॉन का केस, जेनॉन का XeO4 में Xe की स्टेट +8 आ गई, लेकिन अगर मैं बात करूंगा XeF8 तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि फ्लोरीन जो मल्टीपल बॉन्डिंग शो नहीं करता। और ऑक्सीजन एक आएगा तो +2 से स्टेट बढ़ जाएगी। तो टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। नेक्स्ट देखेंगे, विच इज स्ट्रॉन्गर, ये बहुत बार डिस्कस किया क्लास में, विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, क्रोमियम 2+ और Fe2+? क्रोमियम 2+ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि क्रोमियम 2+ से क्रोमियम 3+ ज्यादा स्टेबल है। क्रोमियम 3+ के अंदर T2G हाफ फिल्ड, याद आ गया कि नहीं? ये इसके अंदर T2G क्या है? हाफ फिल्ड। देखो क्रोमियम 2+ में, क्रोमियम 2+ से क्रोमियम 3+ में आसानी हो जाएगा। क्यों? इसमें T2G हाफ फिल्ड है, याद है ना? ये D के 5 एनायन या लीगेंड आते ही स्प्लिट हो जाएगा। ये यहाँ 3, तो क्रोमियम 3+ होगा, आर्गन 3D3, 1 2 3, ये T2G है, ये EG। तो T2G इसमें हाफ फिल्ड हो रहा है, इसीलिए ऐसा है। T2G हाफ फिल्ड है, इसलिए क्रोमियम 2+ आसानी से क्रोमियम 3+ में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज कर रहा है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है। इसलिए क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट देखो, और तुम चाहो तो उसको E0 वैल्यू से भी चेक कर सकते हो। E0 ऑफ क्रोमियम 3+ से क्रोमियम 2+ कितना है, याद है किसी को? E0 ऑफ क्रोमियम 3+ से क्रोमियम 2+ क्या वैल्यू थी? -0.41 वोल्ट।
और ई नोट ऑफ Fe3 प्लस Fe2 प्लस कितना था 0.77 वोल्ट। क्लास में कराया हुआ कि नहीं है? हाँ, तो इसमें तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी और इसमें रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड में, नेगेटिव है तो समझ आ गया कि नहीं है? इससे भी रिलेट कर सकते हो। आयरन 3 प्लस भी 3d5 होता है, वो भी है स्टेबल, ऐसा नहीं कि स्टेबल नहीं है, लेकिन T2G इसका ज्यादा स्टेबल है क्रोमियम 3 प्लस का। नेक्स्ट, अच्छा, कैलकुलेट द स्पिन ओनली, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2 प्लस, कोबाल्ट 2 प्लस है, सीधी सी बात, कोबाल्ट 2 प्लस है, क्या आंसर आएगा? ये तो क्लास में बहुत बार रटवाया मैंने। आर्गन 3d7, आर्गन 3d7 है तो कितने अनपेड? 3 अनपेड आ जाएंगे कि नहीं? और 3 अनपेड का मतलब 4 5 6 7, 3 अनपेड तो 3.9 bm। एग्जैक्ट आंसर निकालना है, म्यू इक्वल टू अंडर रूट में n इंटू n प्लस 2 bm। n इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, कितने अनपेड है? 3, तो रूट कितना आ जाएगा आंसर? 3 इंटू 3 प्लस 2 15, रूट 15 bm, 3.9 bm आ जाएगा आंसर। समझ गए कि नहीं है? ये तो मैंने क्लास में बहुत बार ऑलरेडी बताया तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन वाई Cu प्लस इज नॉट स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन। ये भी क्लास में डिस्कस हुआ बड़ा है। कॉपर प्लस ज्यादा स्टेबल क्यों नहीं है? कॉपर प्लस से कॉपर 2 प्लस बनेगा प्लस इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। कॉपर प्लस जो है पानी के अंदर डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देगा ये, और ये इलेक्ट्रॉन Cu प्लस गेन कर लेगा, Cu बन जाएगा। तो कॉपर प्लस ट्वाइस ऑफ कॉपर प्लस गिव्स कॉपर 2 प्लस प्लस कॉपर। ये रिएक्शन दिखानी तुम्हें। सिंस कॉपर 2 प्लस इज मोर स्टेबल, कॉपर 2 प्लस बीइंग स्मॉलर इन साइज, स्मॉल साइज, इधर इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कॉपर प्लस से ज्यादा होगी, हायर हाइड्रेशन एनर्जी, तो इट डिस्प्रोपोर्शनेट इन एक्वा सॉल्यूशन। कॉपर प्लस से प्लस 2 बढ़ गई स्टेट, कॉपर प्लस से कॉपर स्टेट कम हो गई, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा, ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। आंसर क्या लिखेंगे? कॉपर 2 प्लस का साइज छोटा, हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज्यादा, इसलिए ऐसा होगा। कॉपर 2 प्लस का साइज छोटा है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, इसलिए ऐसा होगा ये। नेक्स्ट, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बहुत बार क्लास में डिस्कस हुआ है। एक्टिनॉइड के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं 5f 6d 7s के अंदर, लेंथेनॉइड में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं 4f 5d 6s के अंदर। तो इनमें एनर्जी डिफरेंस कम, याद आ गया ना? इसमें एनर्जी डिफरेंस कम, और कंपेरेटिवली इनमें 4f और 5d में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा, तो इसलिए एक्टिनॉइड अच्छा एक मिनट, सॉरी, ये क्वेश्चन तो वो है, एक्टिनॉइड शो मोर वेरिएबिलिटी इन स्टेट्स अगर आएगा तो, एक्टिनॉइड शो मोर वेरिएबिलिटी इन स्टेट्स उसका आंसर है ये, याद होगा ना? ये आंसर नहीं है अभी इसका, इसके ये किसका था? एक्टिनॉइड शो मोर वेरिएबिलिटी इन स्टेट्स देन लेंथेनॉइड, उस केस में है। एक्टिनॉइड्स के अंदर फिलिंग होती है 5f सबशेल्स की, जिनका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। और 4f के अंदर, लेंथेनॉइड्स के अंदर फिलिंग होती है 4f की, इनका भी स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है, लेस पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। पेपर में ये लिखे आना है, इन एक्टिनॉइड्स 5f सबशेल्स आर filled which have poor screening effect than 4f electrons in lanthanoids. 5f का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा पुअर है देन 4f, दिस इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f electrons in actinoids. This is due to poor shielding or screening effect of 5f electrons in actinoids then 4f in lanthanoids. तो ये 10 क्वेश्चन हो गए डिस्कस। नेक्स्ट देखो क्या है ये। निष्ठा, तुमसे ना क्वेश्चन कुछ छूटे हैं अभी। सर जो कुछ क्वेश्चन छूटे हैं इससे। सॉल्व्ड है वो तो 10 ही है, फिर एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन से हुआ। पता नहीं, मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चन छूटे हैं तुमसे, क्योंकि इसमें ना मेरे को एक क्वेश्चन ध्यान आ रहा है, वो VO2 प्लस वाला, वो मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ, वो आया नहीं इसके अंदर। VO2 प्लस MnO4 नेगेटिव और Cr2O7 2 नेगेटिव। सर शायद वो एग्जांपल्स में होगा फिर। हाँ एग्जाम्पल भी डिस्कस करनी थी ना, इसके सारे भी क्वेश्चन थे, 10-12 क्वेश्चन वो भी होंगे, वो नहीं है तुम्हारे पास? सर वो अभी तो नहीं है, या तो नेक्स्ट चलो वो क्लास में देख दे लेना, दूंगी। कुछ है ना, वो देख लेना, अभी देख लेना एक बार, वो देख लेना। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ, देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, तुम्हें करना है, और इसमें डीबी है, एफबी है, सब है। क्रोमोम सिल्वर्स की पूछेंगे तो क्या आ जाएगी? आर्गन 3d
5 PM3+, क्या कंफर्मेशन आएगी इसकी? PM क्या होता है? लेंथेनॉइड है ये, लेस पर ना डालो पीला मोम, आ गया याद कि नहीं? तो ये 58, 59, 60, 61, 61 है ये। तो 61 जेनॉन 4F 5D 6S, याद आ गया होगा तुम्हें। 6S 2 आएगा, 5D 0 आएगा, और 4F कितना आ जाएगा? जेनॉन 54 2 56 53 आएगा ना ये। कितना आएगा? 54 प्लस 2 56 61 है ना, तो 5 आएगा ये। अब कितने इलेक्ट्रॉन निकालने इसमें? PM3+, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 तो एस से लेंगे पहले और 1 F से। तो जेनॉन कितना आ जाएगा? 4F4। ये आंसर है PM3+ का, जेनॉन 4F4। ये वहां पे भी तो सोचना पड़ेगा क्या है, तो इससे एटॉमिक नंबर याद हो जाए। कॉपर प्लस तो पता ही है, आर्गन 3D10, आर्गन 3D, सीरियम 4+, बहुत बार क्लास में डिस्कस किया हुआ है, जेनॉन बन जाएगा ये। कोबाल्ट 2+, आर्गन 3D7, कोबाल्ट 2+ क्या? आर्गन 3D7। Lu2+, Lu लुटिटियम लास्ट एलिमेंट है, याद है कि नहीं ये? Lu2+, क्या होगा इसका? Lu2+, बोलो। 58 से 71 तक था ये, नहीं याद? Lu2+ है तो S के 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लुटिटियम क्या होगा? जेनॉन 4F 5D 6S, 6S 2 5D1 4F 14। तो S के 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 4F 14 5D1 आ जाएगा आंसर, 4F 14 5D1। मैग्नीज 2+, तो आर्गन 3D5 होता है, इजी है। थोरियम 4+, थोरियम 4+, ये कौन सा है? एक एक्टिनॉइड्स के अंदर क्या है एटॉमिक नंबर इसका? 90, थोरियम का, है ना? वो एक था पाउ नप्पू करके जो बताया हुआ था, तो ये 90 है, 90 है, तो ये होगा थोरियम। ध्यान देंगे क्या आएगा? रेडॉन 6S 5F 6S, सॉरी एक मिनट, इसमें आएगा इसमें 6F है ना, F 5F 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 6G 7S, S2 आएगा, D भी इसमें 2 आता है, याद है ना? और ये 90 है, 0 आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लेंगे, 2 यहां से, तो ये रेडॉन ही आ जाएगा, रेडॉन 86, रेडॉन 86 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ये रेडॉन 86 आ जाएगा। कंसिडरेशन जरूर करना, मिस नहीं करना बिल्कुल भी। ये लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड से पूछे हुए एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर मैंगनीज 2+ कंपाउंड मोर स्टेबल देन Fe2+ कंपाउंड्स? क्या आएगा आंसर? मैंगनीज 2+ कंपाउंड क्यों स्टेबल जा रहा है? क्योंकि इसमें हाफ फील्ड कंफिगरेशन आती है, आर्गन 3D5 हाफ फील्ड कंफिगरेशन है, तो इसलिए ये +3 में नहीं जाएगा। लेकिन आयरन +2 फिर भी +3 में जा सकता है, क्योंकि ये आर्गन 3D5 है। ये क्या है? आर्गन 3D5, ये आर्गन 3D5 है। तुम्हें याद होगी वैल्यूज की, E0 ऑफ Mn3+ से Mn2+ की वैल्यू कितनी थी? Mn3+ से Mn2+ 1.57 वोल्ट, और E0 ऑफ Fe3+ से Fe2+ की वैल्यू कितनी है? 0.77 वोल्ट, याद आ गया कि नहीं ये? तो ये फिर भी ये पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, तो ये Mn2+ में जल्दी जाएगा। ये पॉजिटिव उतना नहीं है, तो इतनी जल्दी नहीं जाएगा। इससे भी कंफर्म कर सकते हैं, इसलिए वैल्यू थोड़ी सी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain briefly how +2 state becomes more and more stable in the first half of the first row transition elements with increasing atomic number। देखो तुम्हें याद होगा ये भी, जैसे ही हम एक स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इसमें जैसे ही इसमें इसकी +2 आती है, स्कैंडियम तो +3 है, ये भी +2 में +2 में +2 में +2 में, सारे +2 में शो करते हैं, +2 +2 +2, ये सब +2 शो करते हैं। मैंगनीज तक +2 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, प्रॉपर लिखना आंसर इसका, नोट्स में दे रखा मेरे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, ये लाइन जरूर ऐड करनी है, आफ्टर रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग टिल मिडल हाफ ऑफ द सीरीज। पहले टाइटेनियम में 2 अनपेयर्ड, 2 हाफ फिल्ड, 3 हाफ फिल्ड, 4 हाफ फिल्ड, 5 हाफ फिल्ड, नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग टिल मिडल हाफ ऑफ द सीरीज, इसलिए +2 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए +2 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एंड आफ्टर दैट पेयरिंग स्टार्ट्स, जब पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स अब 4 रह गए, डिक्रीज करते जाएंगे। ऑल्सो ड्यू टू पेयरिंग देयर इज रिपल्शन, पेयरिंग की वजह से रिपल्शन भी होगी, और रिपल्शन हो रही है तो इसलिए स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए स्टेबिलिटी कम हो जाएगी आफ्टर दैट। और एक्सेप्शनली तुम्हें याद होगा जिंक +2 लेकिन ज्यादा स्टेबल है, और मैंगनीज +2 भी इधर स्टेबल है,
जिंक +2 क्योंकि फुलफिल्ड हो जाता है। याद आ गया आंसर इसका कि नहीं? क्लास में डिस्कस किया है ये, और ये क्वेश्चन एक दो बार आएगा कम से कम एनसीईआरटी के अंदर ही। नेक्स्ट दिखाएंगे। देखो उधर, टू व्हाट एक्सटेंट डू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इलस्ट्रेट योर आंसर विद एग्जांपल्स। ये तो मैंने बहुत बार डिस्कस कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे डिसाइड करेंगी स्टेबिलिटी को? फर्स्ट सीरीज के अंदर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, बहुत बार डिस्कस कर लिया ये। देखो फर्स्ट हाफ के अंदर अगर मैं बात करूं तो अगर जिंक की बात करें, जिंक की कन्फिगरेशन होती है आर्गन 4s2 3d10। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसके अंदर फुलफिल्ड, यानी डी क्या आ गया? फुलफिल्ड आ गया। डी फुलफिल्ड आ गया, इसलिए क्या होगा? डी फुलफिल्ड आ गया, तो इसलिए इस जिंक की +2 स्टेबल है। जिंक की कौन सी स्टेबल होगी? +2 स्टेट स्टेबल होगी। और भी एग्जांपल, और वैसे तुम्हें स्टार्टिंग में जरूर लिखना है कि इनके अंदर 4s और 3d सबशेल के अंदर एनर्जी डिफरेंस होता है कम, इसलिए लोअर स्टेट चाहिए तो s के इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे, और अगर हायर स्टेट चाहिए तो इवन 3d इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड, देन इवन 3d इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड। समझ आएगा कि नहीं है? नोबल गैस कन्फिगरेशन आ जाए 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, या 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद नोबल गैस आ जाए, या हाफ फिल्ड आ जाए, नोबल गैस आ जाए, हाफ फिल्ड आ जाए, या कंप्लीटली फिल्ड आ जाए डी ऑर्बिटल्स, तो उस केस में उस स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा। इफ आफ्टर द रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन half filled configuration is obtained, D10 configuration is obtained, or completely filled configuration is obtained, then that state will be stable। तुमने मैंगनीज में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। मैंगनीज क्या था? आर्गन 4s2 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये बन गया आर्गन 3d5। इसका मतलब मैंगनीज की +2 स्टेबल है। इसका मतलब क्या? मैंगनीज की +2 स्टेबल है। मैंगनीज में से सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दो लास्ट में, 4s2 3d5, मैंगनीज +7, तो ये भी स्टेबल माना जाता है। ये भी प्लस सही ना? हाफ फील्ड आ जाए, फुल फील्ड आ जाए, नॉर्मल गैस कंफिगरेशन आ जाए इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद, तो इसका मतलब वो स्टेट स्टेबल है। क्या क्लियर है? कि स्कैंडियम की देख लो, स्कैंडियम में आर्गन 4s2 3d1 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये नॉर्मल गैस कंफिगरेशन आ रही है, इसलिए स्कैंडियम की +3 स्टेबल है, टाइटेनियम की भी +4 स्टेबल है। ऐसे एग्जांपल देके एक्सप्लेन करना है। इफ आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है which lead to, सही ना, ऑक्सीडेशन स्टेट which lead to noble gas configuration, completely filled configuration और half filled configurations after the removal of electrons, they are more stable। सही ना? दो तुमने एग्जांपल से समझ आ गया कि नहीं? है कैसे एक्सप्लेन करना है इसको? देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट्स which lead to half filled, full filled और complete noble gas configuration are more stable। फिर एग्जांपल दे देना। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखेंगे। अब 3d3 की स्टेबल स्टेट क्या है? 3d5 की, 3d8 की, 3d4 की। सेम क्वेश्चन आ गया। 3d3 क्या होगा? आर्गन 4s2 3d3, वेनेडियम है ये, तो +5 स्टेबल, 5 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। 3d5 है, 3d5 क्या होगा? इसको तुम मैंगनीज से भी कर सकते हो, मैंगनीज से एक्सप्लेन करना, क्योंकि होगा आर्गन 4s2 3d5, तो इसकी +2 और +7 स्टेबल है। क्लियर है कि नहीं? है +2 और +7 स्टेबल है। और इसको चाहो तो तुम 3d 4s1 3d5 से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसमें तो क्रोमियम की +3 और +6 ज्यादा स्टेबल है। क्रोमियम की +3 +6 स्टेबल है। 3d8 में निकल आ गया। निकल की तो तुम्हें पता ही है, क्वेश्चन कराया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट। निकल की +2 स्टेबल होती है। आर्गन, ये निकल है, आर्गन 4s2 3d8 निकल है, निकल की +2 स्टेबल होती है। 3d4 तो क्रोमियम होएगा, आर्गन 4s2 3d4 होगा, 4s2 3d4 को 4s1 3d5 लिख देंगे, तो क्रोमियम बन गया, इसकी +6 स्टेबल है। +6 एंड +3 लिख देना, क्रोमियम की +6 एंड +3 इज मोर स्टेबल। क्लियर हो गया कि नहीं क्वेश्चन? ये 6th क्वेश्चन देखेंगे। Name the oxo-metal anions in of the first series of transition metals in which the metal exhibits the oxidation state equal to its group number। बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। ऑक्सो-मेटल एनायन होना चाहिए, जैसे क्रोमेट आयन, +6 स्टेट आ रही है, ग्रुप भी क्रोमियम का 6 होता है। डाइक्रोमेट आयन, ऑरेंज कलर का, +6 स्टेट आ रही है, क्रोमियम का ग्रुप भी 6 है। इसके अलावा पर मैंगनेट आयन, +7 स्टेट आ रही है और मैंगनीज का ग्रुप भी 7 है।
मैंगनीज का ग्रुप भी क्या है 7। वेनेडेट आयन VO4 3 नेगेटिव, वेनेडियम पे +5 स्टेट आ रही है और ग्रुप भी इसका 5 है। समझ आइए कि नहीं? ये 3-4 एग्जांपल दे दिया मैंने। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तुम्हें पता होना चाहिए। 7th क्वेश्चन, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस किया था क्लास में। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, द डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनॉइड और देयर आयंस, decrease in size of lanthanoid or their ions with increasing atomic number is called as lanthanoid contraction. Definition लिख के आनी है प्रॉपर इस तरीके से, decrease in the size of lanthanoid or their ions with increasing atomic number, दोनों की बात कर रहे हैं, एटम की भी और आयन की भी, with increasing atomic number is called as lanthanoid contraction. Consequences इसके होते हैं तीन consequences हैं इसके। एक पहला, difficulty in separation of lanthanoids, difficulty in lanthanoid separation, क्योंकि lanthanoids का जो है क्या कहते हैं साइज है लगभग, लेंथनॉइड सबका साइज क्या है लगभग सिमिलर। जब साइज सिमिलर है तो क्या होगा, साइज सिमिलर है तो इनको हम सेपरेट डिफिकल्टी से हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनके लेंथनॉइड्स के अंदर बेसिक कैरेक्टर में कुछ डिफरेंस है, कंप्लेक्स फॉर्मेशन में कुछ डिफरेंस आता है, सॉलिबिलिटी में कुछ डिफरेंस आता है। इस वजह से हम लेंथनॉइड्स को आयन एक्सचेंज मेथड से सेपरेट कर पाते हैं। ये पहले में लिख के आना तुम्हें। दूसरा है सिमिलरिटी इन 4D एंड 5D ट्रांजिशन सीरीज, ये भी एक लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सिक्वेंस है कि 4D और 5D सीरीज दोनों का साइज क्या है लगभग सेम, ड्यू टू दिस इज ड्यू टू लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ड्यू टू जैसे नायोबियम टेंटिलम सिमिलर प्रॉपर्टीज, वाई ड्यू टू लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जिरकोनियम हैफनियम सिमिलर प्रॉपर्टीज, ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, वाई बिकॉज ऑफ लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो सिमिलर साइज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये बता रखा है। थर्ड केस आ गया, इफेक्ट ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड, इफेक्ट ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड, LaO सोल्थराइज से लेकर के LuO सोल्थराइज तक क्वेश्चन आएगा, विच इज मोर बेसिक आउट ऑफ द टू, इफेक्ट ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड। मोर बेसिक इज LaOH सोल्थराइज। पीरियड में जाते हैं La3+ से Lu3+ की तरफ, La3+ टू Lu3+, साइज क्या करेगा डिक्रीज, साइज डिक्रीज करेगा अगर तो कोवेलेंट कैरेक्टर हाइड्रोक्साइड का, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड will increase, basic character will decrease। एग्जैक्ट यही वर्ड लिख के आने एनसीईआरटी में लिखा, इसलिए जैसे हम La3+ से Lu3+ की तरफ जाएंगे साइज डिक्रीज करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर हाइड्रोक्साइड का इंक्रीज करेगा, बेसिक कैरेक्टर हाइड्रोक्साइड का डिक्रीज कर जाएगा। LaO सोल्थराइज इज मोर बेसिक देन LuO सोल्थराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th, इन व्हाट वे आर द नहीं ये रह गया ना, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड व्हाई आर दे कॉल्ड ट्रांजिशन। देखो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स की क्या है और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, ये तो मैंने बता रखा है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन तुम्हें आनी चाहिए पहले। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या थे, एलिमेंट्स whose atoms or ions in their most common state has incomplete d subshell, ये डेफिनेशन है इसकी। atoms or their ions in most common state has incomplete d subshell, they are called as transition elements। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं क्यों है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज S और P ब्लॉक के बीच में लाई करती है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई करती है, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। कौन से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जिन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना गया है, तो वो है ग्रुप 12, जिंक कैडमियम मर्करी, because they have completely filled the d subshell in their atomic as well as their most common state, that is zinc 2+, cadmium 2+, Ag2+। इनके अंदर ये 3d10 है, ये 4d10 है और ये 5d10 है, सब में 10 आ जाएगा, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माने गए, ग्रुप 12 है ये। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स में सारा बताते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें वेरिएबल स्टेट्स होती हैं, जिसके अंदर कलर्ड स्पीसीज फॉर्म करते हैं, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, ये एलॉय फॉर्मेशन करते हैं, दे ऑल जनरली एक्ट एज कैटलिस्ट, में इस टाइप से सारी प्रॉपर्टीज बताते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू इनकम्प्लीट डी सबशेल्स एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 9th क्वेश्चन, इन व्हाट वे आर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी वो कन्फिगरेशन पहले लिखना पड़ेगा तुम्हें, डी ब्लॉक की n-1 d1 to 10 ns0 to 2, इसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में भी जा रहा है, सेकंड लास्ट में भी। और बात करें अगर नॉन ट्रांजिशन, तो जैसे एस ब्लॉक लिया, एस ब्लॉक में ns1 to 2 सिर्फ लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है।
बात करें पी ब्लॉक की, तो लास्ट शेल में भी जा रहा है, इसमें भी लास्ट शेल में भी जा रहा है, लास्ट शेल में भी जा रहा है। ये है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक की कन्फिग्रेशन भी याद कर लेंगे, n-2 f1 to 14, n-1 d0 to 1 ns2। लास्ट शेल में जा रहा है अल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल, तीनों में जा रहा है। तो ऐसे कन्फिग्रेशन लिखकर फिर समझाना है, ऐसे कन्फिग्रेशन लिख के फिर समझाना है। 10th क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिटेड बाय लैंथेनॉइड्स? तो तुम्हें याद होगा +2 से लेकर +3 +4 तक। +3 मोस्ट कॉमन, +3 मोस्ट कॉमन, +2 +4 लेस कॉमन। +2 कौन से शो करते थे? एटॉमिक नंबर 58 59 60 65 66, ये +4 शो करते थे। +4 58 59 60 65 66। और +2 वाले कौन से थे? 60 62 63 69 70।